नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आपकी राय में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रशांत किशोर जी के बारे में कि किस उद्देश्य से वो बिहार की राजनीति में आए थे, क्या जो उनका उद्देश्य था वो सही दिशा में जा रहा है। तो सही दिशा में जा रहे हैं तो उनकी जो राजनीतिक है वो कहाँ तक सही दिशा में जा रही है, और क्या वो बिहार की राजनीति में जो वहाँ के पारंपरिक दल जो शुरुआती से लड़ते आ रहे हैं, क्या उन पर इनका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इसी को लेकर के आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। और हमारे साथ हैं, नमस्कार। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने के लिए बैठे हैं कि जो प्रशांत किशोर जी हैं, तो प्रशांत किशोर जी के द्वारा शुरू किया गया जो जनसुराज पार्टी है, तो बिहार की जो पारंपरिक राजनीति को वो किस प्रकार से चुनौती दे सकते हैं, इस पर आपका कुछ राय। जी बिल्कुल, जहाँ तक देखने वाली बात है कि प्रशांत किशोर ने पहले पार्टी की घोषणा नहीं की थी। एक जन सुराज एक आंदोलन के रूप में, एक यात्रा के रूप में शुरू की थी। वो बिहार के हर जिले, हर जगह गए और जहाँ जगह जगह जाकर उन्होंने ज़मीनी स्तर पर उन जनसभाएं की। जनसभाओं में उन्होंने बिहार के कुशासन, बिहार की कमियां, बिहार की समस्याओं के बारे में एक कंप्लीट जानकारी दी। वहाँ के लोगों के को सब चीज़ों से अवगत कराया और साथ ही उन्होंने ये प्रयास किया कि जनता जिस तरह से त्रस्त है उन मांगों को वो उठाएं, ताकि जनता ये महसूस करे हाँ ये तो समस्या है हमारे साथ। और धीरे धीरे वो कारवां आगे बढ़ता गया। फिर ये यात्रा एक पार्टी के रूप में बदली। पार्टी के बदलने के साथ साथ धीरे धीरे उन्होंने सारी घोषणाएं की कि भाई हम 243 सीटों पर लड़ेंगे, हम जितने भी प्रत्याशी हों उनके लिए एक मापदंड बनाया, लगभग मापदंड को फॉलो भी किया। और उन्होंने एक पूरा संयोजित तरीके से, सुनियोजित तरीके से सारे घटनाक्रम को अंजाम दिया। सारे घटना को उन्होंने वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर करते गए। अभी चुनाव में 243 प्रत्याशी हैं, उन्होंने 243 प्रत्याशी उतारने का निर्णय किया है उनके पार्टी के द्वारा। और उन्होंने हर प्रकार का जातीय समीकरण, धार्मिक समीकरण, साथ ही एक वर्ग में कि नहीं ये यहाँ पे ये व्यक्ति खड़े हैं, ये व्यक्ति खड़े हैं, मान लीजिए महागठबंधन और एनडीए से, लेकिन वो जनसुराज का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति जो है, उस व्यक्ति विशेष की क्या विशेषता है, ये प्रयास किया बखूबी कि उनके बीच में वो कहीं ना कहीं अपने आप को ऊंचा महसूस करें। इस प्रकार के उन्होंने अपने जो भी इस बिहार चुनाव के लिए जो योजनाएं बनाई थी सफलतापूर्वक कंप्लीट कर ली। अब जनता के ऊपर है क्या वो उनके बारे में सोचती है। ये तो बात सही है, लेकिन फिर भी ये चीज़ देखने की बात है कि उनका जो राजनीतिक अनुभव तो नहीं है प्रशांत किशोर जी का, भले उनको चुनाव लड़ाने का अनुभव हो, और उनका जहाँ तक बात किया जाए कि उनकी पार्टी का ज़मीनी जो है आधार भी तो नहीं है। तो इसको लेकर के क्या लगता है कि जो जनसुराज पार्टी बिहार के विधानसभा में बड़ी भूमिका निभा सकती है, ये दोनों अनुभव नहीं होने के आधार पर। निश्चित तौर पर आपने जो सवाल उठाया काफ़ी वाजिब सवाल है कि ज़मीनी स्तर पर तो उनका अनुभव केवल चुनाव लड़वाने का है, चुनाव लड़ने का नहीं है। और 243 सीटों पर हर एक पार्टी को, जैसे मान लीजिए कि वो बिहार चुनाव में ही अगर एनडीए को लड़वाती या महागठबंधन को लड़वाती, तो महागठबंधन के पास अपना जनाधार है, उनका प्लेटफॉर्म है, वो उसका प्रयोग करती। लेकिन इस चीज़ का उनके पास अभाव है। और कहीं ना कहीं आप चुनाव के अंत तक ये महसूस करेंगे कहीं ना कहीं इसके वजह से भी कुछ परेशानियां होंगी। हाँ, हो सकता है कि कुछ सीटों पर उन्हें अच्छी सफलता मिल जाए। कारण क्या है कि वहाँ जनता जो है दोनों उम्मीदवार को इनके सामने कम आंकेगी। लेकिन आप जनाधार की जो बात कर रहे हैं, जनाधार की निश्चित तौर पे कमी है। लेकिन आपको साथ में ये नहीं भूलना चाहिए कि वो चुनाव एनालिस्ट भी हैं, उनको अच्छे से मालूम है कि चुनाव में किस तरह का हथकंडा अपनाना पड़ता है, चुनाव में क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, ताकि मतदाताओं को भी जागरूक करें। साथ ही साथ मतदाताओं के बीच में क्या वो मैसेज देना चाह रहे हैं कि मतदाता के दिल में वो लग जाए बात। क्योंकि अभी तक जितना भी चुनाव देखा गया कि वो लगभग उनका स्ट्राइक रेट अच्छा रहा है। किसी भी चुनाव में उनको, देखिए किसी भी पार्टी का ज़मीनी जनाधार होता है, लेकिन उस जनाधार को जीत के रूप में बदलना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। उसको उन्होंने काफ़ी सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसलिए देखने वाली बात है कि इस चुनाव में अपने जितने भी
कार्यकर्ता को उन्होंने अपने सिंबल से टिकट दिया है, जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उस चुनाव में देखना है कि वो अपनी बातों को, उस व्यक्ति के पहचान को और जातीय समीकरण को, साथ ही धार्मिक समीकरण को, सब एक प्लेटफॉर्म पे लाकर किस प्रकार जनता के बीच में एक अपनी छाप छोड़ते हैं। अगर छाप छोड़ देंगे तो जनाधार अपने आप बढ़ जाएगा, और अगर इस तीनों चीज़ में कुछ भी कमी आई तो फिर तो परेशानी वाली बात है। और प्रशांत किशोर का एक ये भी बयान है कि उनका कहना है कि अगर 150 सीट से कम सीटें आई तो ये हमारी राजनीतिक हार होगी, ठीक है। और प्रशांत किशोर का यह भी मानना है, जो कि उनका एक बयान काफ़ी वायरल हुआ है, कि हमारी अगर 150 सीटें नहीं आई तो यह हार मानी जाएगी। और यह बयान जो उनका कितना व्यवहारिक है, चूँकि ये फर्स्ट चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि क्या यह जनता के बीच आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, अपनी राजनीति को जगाने के लिए, या अतिवादिता है, क्या है ये चीज़? निश्चित तौर पर देखिए, आप किसी भी एग्ज़ाम में जाते हैं तो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, तैयारी करते हैं, और एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले एक सकारात्मक सोच के साथ जाते हैं कि नहीं, मैंने सारी तैयारी कर ली है, मुझे सब कुछ आता है। अगर ये दृष्टिकोण से आप नहीं जाइएगा तो कहीं ना कहीं आप जो चीज़ जानते भी हैं वो भी एग्ज़ाम में भूलने का संभावना है। इसीलिए प्रशांत किशोर ने 150 का अपना लक्ष्य रखा है। देखिएगा, सेम यही चीज़ बीजेपी हर चुनाव में करती है। इस चुनाव में एनडीए ने क्या घोषणा की कि इस बार 225, इस बार 230। क्यों? उसका एक माइंड गेम रहता है, ताकि विपक्षियों को लगे या उनके उम्मीदवारों को लगे नहीं 230 की बात की जा रही है, उम्मीदवारों को भी लगे कि नहीं 230 की बात हो रही है, हमको इसमें सहयोग करना है। अगर हम करेंगे तो हमारा भी नाम होगा, हमारा भी एक प्लेटफॉर्म सेट होगा। तो प्रशांत किशोर ने निश्चित तौर पे जो 150 सीटों का दावा किया है, देखिए ये ज़मीनी हकीकत से तो कोसों दूर लग रहा है फ़िलहाल के समय में, लेकिन इस राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। आपने देखा है कि नई दिल्ली में 2 बार अरविंद केजरीवाल ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। एक बार तो 67 सीटें लाए उन्होंने 70 में, तो इसलिए कुछ भी असंभव नहीं। लेकिन हाँ, उनका प्रयास ये है कि अपने मतदाताओं को, अपने कार्यकर्ता को जागरूक रखें कि भाई 150 का टारगेट है, इसे पूरा करना है। जैसे कि आप प्रशांत किशोर के मान लीजिए आप समर्थक हैं और आपने ये बाइट सुनी, ये वीडियो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी चल रहा है, मीडिया हाउसों में दिखाया जा रहा है, और ये सुनकर उन मतदाताओं को लगेगा नहीं, कहीं ना कहीं अपने आसपास को भी जागरूक करें, इससे बढ़ाएं। और ये एक चुनावी रणनीति है, महज एक चुनावी रणनीति है। इसमें काफ़ी मेहनत करना होगा। अब देखिए क्या होता है। मेरे हिसाब से तो 150 का आंकड़ा एक सोची समझी साजिश है, जो कि प्रयास करने का कोशिश किया गया कि अपने मतदाताओं को और अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक रखें कि वो किसी भी कीमत पर लड़ाई को कमज़ोर ना होने दें। एक अगला क्वेश्चन इसी से निकलता है, जैसा कि बिहार में अभी तक जो भी चुनाव हुए हैं वहाँ पे अधिकतर देखा जाता है कि जातिगत राजनीति किया जाता है। तो क्या जनसुराज यहाँ पे कोई नया सामाजिक जो है समीकरण जो है बना पाएगी जातिगत के, जहाँ पे जातिगत चुनाव होता हो? निश्चित तौर पे देखिए, इस बार के चुनाव में भी जातिगत टिकटें दी गई हैं, इसे आप और हम नकार नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी पार्टी ने इस बार प्रयास किया है कि जो उम्मीदवार जिताऊ हो, एनडीए या महागठबंधन हो, उनको तरजीह दी गई है। ये नहीं है कि आप इस सीट पे इतने इस धर्म के मतदाता हैं, इस सीट पे इतने जात के मतदाता हैं तो उनको उस आधार पर टिकट दिया, नहीं। उनको देखा गया है कि ये व्यक्ति इस सीट को निकाल सकता है कि नहीं, प्लस क्या है कि आपके ज़मीनी कार्यकर्ता हैं कि नहीं, प्लस आपके साथ ये भी देखा गया है कि उनकी छाप जनता के बीच है कि नहीं। तो इन सब चीज़ों को देख कर किया गया है। वही रही बात प्रशांत किशोर ने, तो वो प्रशांत किशोर शुरू से बोलते हैं, 3 साल से बोलते हैं कि आप अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए मतदान करें। कहीं ना कहीं ये प्रयास किया गया है कि भाई आपको जो टिकट, आपके विधानसभा क्षेत्र में मैंने जिस भी प्रत्याशी को टिकट दिया है, आपको लगना चाहिए, आपको महसूस होना चाहिए कि आपके लिए, आपके बच्चों के लिए काम करेगा। इसमें कहीं भी ये प्रयास नहीं किया है कि नहीं ये आपके जाति का ही है और ये आपके जात के लिए काम करेगा। और रही बात प्रशांत किशोर की इस सोच की, तो देखिए इस सोच ने तो सही में इस साल के बिहार चुनाव को थोड़ा सा परिवर्तित किया। देखिए वो जीते हारे ये उनकी बात है, हम लोग एनालिसिस करने बैठे हैं, हम लोग को बस एनालिसिस पे ध्यान देना है, हम लोग किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ समझने वाली बात ये है कि उन्होंने एक ट्रैक रिकॉर्ड सेट करने का कोशिश किया है कि जात पात और धर्म से हट कर राजनीति करनी है, सबको समान और उचित
स्थान मिलना चाहिए। और इस परिकल्पना के साथ वो आगे बढ़े हैं और सभी पार्टियों ने उनको फॉलो किया है। भले देखिए वो राष्ट्रीय पार्टी हैं तो उनके इन कदमों को लोग नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा कि हर एक सीट पर सीटिंग एमएलए है, उनको तो सीट काटना मुश्किल है, लेकिन जो नए उम्मीदवार बैठे गए हैं वो उनको कहीं ना कहीं ये जरूर वस्तु स्थिति देख कर दिया गया है कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है और वो अपना छाप छोड़ेंगे कि नहीं। साथ ही ये बिल्कुल प्रयास नहीं किया गया कि उस स्थान पर जातिगत समीकरण बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अब वो पहले से वहाँ अगर किसी जात का वर्चस्व है और उसी के विधायक है तो उनका टिकट काटना तो थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन नए सीट पे जहाँ टिकट कट रही है वहाँ पे जातीय समीकरण को ना देखकर उस व्यक्ति का समीकरण देखा गया, उस पार्टी का समीकरण देखा गया और टिकट वितरण किया गया। तो कहीं ना कहीं इस बात को मानना होगा कि प्रशांत किशोर जी ने जो भी घोषणाएँ की थी, जो भी योजनाएँ बनाई थी, कहीं ना कहीं अन्य पार्टियों में वो भी दिखने को मिल रहा है। और प्रशांत किशोर का एक और आरोप है एनडीए को लेकर के कि एनडीए में बोला जा रहा है कि एनडीए में पूर्ण अराजकता है, जैसा कि वहाँ पे एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर के और जो उम्मीदवार चयन किया गया है एनडीए में उसको लेकर के उन्होंने आरोप लगाया है कि एनडीए में जो है पूर्ण अराजकता है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए अभी फ़िलहाल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि प्रशांत किशोर ने अपने पार्टी में किन किन को टिकट दिया, किस आधार पर टिकट दिया, क्या उनका सोच है और क्या ज़मीनी स्थिति है। तो ये उनका व्यक्तिगत मामला है। अब इसके बारे में एनडीए कहे कि नहीं आप अलग सोच से आए हैं, वो व्यवहारिक बात नहीं है। एनडीए ने प्रयास किया है कि सभी का समावेश हो, सभी चीज़ों को लेकर चलें। अब कुछ जिताऊ उम्मीदवार को उन्होंने प्रयास किया है कि इस बार टिकट दिया जाए और उनकी छवि को भी थोड़ा सा बर्दाश्त किया कि चलिए भाई छवि गड़बड़ है कोई बात नहीं, लेकिन ये जिताऊ उम्मीदवार हैं, ये टिकट क्लियर करके देंगे, तो दिया गया। तो ये तो सारी पार्टियां करती हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिया ने इस बार पहली बार किया। ये सारी पार्टियों में प्रचलन रहा है कि टिकट बंटवारे में देखा गया है कि थोड़ा सा अगर बाहुबल भी है तो उसको नज़रअंदाज किया जाए, क्योंकि देखिए अंततः आपका मैजिकल नंबर ही मायने रखता है। आपने कितनी सफाई से, कितनी सुंदरता से चुनाव लड़ा, इसको कोई देखेगा नहीं। 14 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा तो सभी के दिलो दिमाग में यही चीज़ रहेगा कि जनसुराज को कितनी सीटें आई, महागठबंधन को कितनी सीटें आई, एनडीए को कितनी सीटें आई। तो इस आधार पे आप अगर आकलन करना चाहेंगे तो जनसुराज का आरोप तो आप किसी के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन आरोप लगाने के बाद आप ये महसूस करेंगे कि इस बात का कोई स्थान नहीं है कि अराजकता के सीट बंटवारे के बारे में उन्होंने कहा कि अराजकता के आधार पर उन्होंने सीट बांटे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने जितना भी उम्मीदवार का चयन किया गया है, प्रयास यही रहा है कि अधिक से अधिक उनमें स्ट्राइक रेट रहे, न कि अराजकता फैले। हाँ, अब कहने की बात है कि आप उसको अराजकता के आधार पर ले रहे हैं, तो आपकी सोच है। और उसके बाद उनका एक और प्रहार जो है स्पेशल नीतीश कुमार जी पर है, दिया है कि नीतीश कुमार जी अब कमज़ोर हो चुके हैं, अब दोबारा वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और इसी पर एक न्यूज़ में अमित शाह जी से भी पूछा गया था कि क्या नीतीश जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उनका जवाब सीधा साधा तो नहीं आया, मतलब घुमा फिरा के आया था। तो इस पर आप कैसे देखते हैं कि नीतीश कुमार जो बोल रहे हैं पीके जी कि नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो इसको लेकर के आप क्या लगता है? देखिए जहाँ तक बात रही आपने नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार हालिया दिनों में देखा गया है कि कुछ साधारण नहीं है, कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उनसे। अब वो जानबूझ के करते हैं या उनसे हो जाता है, ये अब हम लोग इस पर निजी कमेंट करके कोई फ़ायदा नहीं है। इस बात को ही दृष्टिया रखते हुए प्रशांत किशोर ने उन पर टिप्पणी की है। और लास्ट टाइम भी चुनाव में उनको कम सीटें आई थी, लेकिन चुनाव लड़ा गया था उनके फेस पे। तो बीजेपी ये जानती थी अच्छे से कि अगर उनके फेस पे चुनाव लड़ा गया है और मुख्यमंत्री हम अपनी पार्टी का बना ले रहे, तो कहीं ना कहीं ये भावना जनता में जाएगी और जनता को लगेगा कि नहीं, ये चुनाव तो नीतीश कुमार जी के फेस पे लड़ा गया है और बीजेपी ने सीटों के आधार पर मुख्यमंत्री का पद रख लिया। इसलिए लास्ट बार जो 2020 में जब चुनाव हुई थी तो एनडीए महागठबंधन में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया था। और रही बात अमित शाह की, तो अमित शाह जो कह रहे हैं सीधा सीधा जवाब नहीं आ रहा, उसका कारण यही है कि 101 सीट पे जदयू 101 सीट पे बीजेपी लड़ रही है, 29 पे लड़ रही है लोजपा। एक उनका सीट भी रिजेक्ट हो गया है सीमा सिंह का, मढ़ौरा का, छपरा का। तो बात अलग है, अब देखिए कि एनडीए उस स्थान पर किस प्रत्याशी को अपना समर्थन देते हैं। और 6 पे आरएलएम और 6 पे हम,
तो ये समीकरण है। अब देखने वाली बात ये है कि अगर नीतीश कुमार को छोड़कर, नीतीश कुमार को अगर सीटें छोड़ दी जाए तो 140 पे ये लड़ रहे हैं। अगर उस पे कहीं ना कहीं अगर जादुई आंकड़ा के पास पहुंचा जा सकता है तो कहीं ना कहीं उनका प्रयास रहेगा कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही रहे, और इसलिए वो खुल के नहीं बोल रहे हैं। देखिए, आप इस चीज़ को गौर कीजिएगा, जब भी कोई भी नेता अपना बाइट दे रहे हैं तो उनका एक ही मत है कि चुनाव जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व पर लड़ा जा रहा है, ना कि मुख्यमंत्री के फेस पर लड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो एक अपने लिए सेफ प्लेस ढूंढ के रख रहे हैं। अब भविष्य में देखने वाली बात है कि इनकी कितनी सीटें आती हैं, और उन सीटों के अगर आधार उनका, अगर बीजेपी और ये जो मैंने अलायंस की बात की एनडीए की, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो, आरएलएम हो, हम हो, अगर इनको जोड़ जाड़ कर अगर 100 से कम ही आ रही है सीटें, तो आप देखिएगा, आप निश्चिंत रहिए कि मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार बनेंगे। लेकिन ये अगर आंकड़ा 122 से करीब पहुंचता है तो आपको मुख्यमंत्री बदलता हुआ नजर आएगा, और प्रयास यही रहेगा कि नीतीश कुमार को भी साथ ही रखा जाए, लेकिन मुख्यमंत्री हमारा हो। उसके बाद उनका एक और बयान आता है कि जैसा कि वो एनडीए पर आता है, चूँकि जो बिहार में जब से नीतीश कुमार और बीजेपी का सरकार रहा है एनडीए के रूप में, तो उनका ये आरोप है कि स्वतंत्रता के बाद बिहार में अगर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है तो एनडीए की सरकार में हुआ है। लेकिन अगर बिहार की राजनीति या बिहार के लोगों से देखा जाए तो बोला जाता है कि जब से नीतीश कुमार आए हैं विकास हुआ है। ऐसा तो कोई आरोप जो है स्पेशल नीतीश कुमार पर तो नहीं लगता है, लेकिन उनका जो आरोप है कि स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार एनडीए में हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पर देखिए, प्रशांत किशोर जी ने जो आरोप लगाया है वो काफ़ी सोच समझ कर लगाया है। जनता के बीच में एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि ये सरकार जो सबसे लंबी अवधि तक है और इसी के विरुद्ध हम लड़ रहे हैं, तो अपना एक ज़मीनी स्तर तलाशना होगा कि किस बात पे इनको घेरा जाए। देखिए, यहाँ पर 2-3 बातें हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2005 से पहले, नीतीश कुमार से पहले लालू प्रसाद यादव थे, उससे पहले कांग्रेस थी। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं समय के साथ डेवलपमेंट भी होता है, कहीं ना कहीं उन चीज़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाता है। जैसे कि आप किसी गांव में ही गए हों, आप उस गांव में 5 साल बाद जाइए तो आप देखेंगे वहाँ ज़्यादा घर बन जाते हैं, सड़क अच्छी हो जाती है, बिजली व्यवस्था अच्छी हो जाती है, वहाँ पे कुछ नई नई दुकानें भी खुल जाती है। तो वही हाल है। कांग्रेस ने जब आरजेडी को दिया तो डेवलपमेंट एक अलग जगह पे था। उसके बाद इनका राजा है, हाँ, थोड़ा सुशासन की कमी थी। जैसे मीडिया हाउस में रिपोर्ट्स आते हैं कि उस समय, अब पुराने चीज़ों को निकालेंगे तो डीएम की हत्या भी हुई है, बड़े बड़े बाहुबलियों को भी देखा गया है, ये सब चीज़ें हुई। हाँ, नीतीश कुमार के आने के बाद इन सब चीज़ों पे विराम लगा। नीतीश कुमार ने आने के बाद आपराधिक मामले में कमी आई, सड़क का जाल बिछा, बहुत सारी जन सुविधाएं आदमियों तक पहुंची, ये चीज़ एक्सेप्ट करते हैं। देखिए, अभी हालिया प्रदर्शन में कि एनडीए में नीतीश कुमार की क्या छवि है, इसके प्रति लोगों का विचार अलग होगा। लेकिन एनडीए सरकार बनने के बाद बिहार में क्या बदलाव हुए हैं, इससे कोई भी व्यक्ति परहेज नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति ज़बरदस्ती का ये नहीं कर सकता नहीं कुछ भी नहीं था। कुछ आदमी होते हैं, उनको आप नेगलेक्ट कीजिए, वो अपवाद के श्रेणी में। इसके बनिस्पत आप देखना चाहेंगे और समझना चाहेंगे, बिल्कुल महसूस भी करना होगा आपको कि परिवर्तन हुआ है। और जहाँ तक बात रही, प्रशांत किशोर जी ये आरोप लगा रहे कि एनडीए सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार के खुलासे बहुत सारे हुए, लेकिन अभी तक कहीं भी कोई भी मामला सामने तो आया है, लेकिन उसको कहीं भी स्टैंड नहीं कर पाया है। आप एक है कि आपके ऊपर मैंने आरोप लगा दिया कि ये घड़ी आपने जो पहनी है वो चोरी की है, लेकिन मैं बोल के चला जाऊं और उस बात का कोई सत्यता ना हो, आप पे आरोप ना लगे, आप बरी हो जाए, तो बात अलग है। अभी जितने भी चीज़ें हो रही है, हलचल हो रही है बिहार में कि सम्राट चौधरी पर, अमुक आदमी पर, और पूर्व मुख्यमंत्री जो नहीं रहे इस दुनिया पर, उनके नाम पे भी कुछ भ्रष्टाचार के आरोप लगे। लेकिन आरोप लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है। आरोप में कोर्ट में हाजिर होना, कोर्ट के द्वारा सज़ा सुनाना, ये चीज़ें नहीं हुई हैं। तो ये हवाई बात भी बहुत आदमी को लगेंगे, बहुत आदमी जो समर्थक होंगे उनको लगेगा नहीं, प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सच बोल रहे हैं। लेकिन आम आदमी जो है, जो बीजेपी से करीब है, जिनको लगता है कि नहीं हमको एनडीए को वोट देना चाहिए, उनके लिए ये सब बातें हवाई लगेंगी।